हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे आपसे, शायद आपने दे दिया हो कमेंट में जवाब या शाम तक दे देंगे। तो आज के हम शुरू करते हैं लेसन। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको नया चैप्टर, छोटा सा है बड़ा प्यारा है, मॉडिफायर्स। मैं कल बुक के बारे में बता रहा था, ये चैप्टर किसी भी किताब में नहीं है। ये कई और चैप्टर आएंगे, वो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इन माई बुक इट इज देयर। मॉडिफायर्स किसे कहते हैं, छोटा चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग। और जब कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मॉडिफायर किसे कहते हैं, जो किसी फ्रेज को या वर्ड को क्वालिफाई करता है, उसका मीनिंग बदल देता है, उसका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, मीनिंग सही होते हुए भी उसकी मीनिंग की सेंस बदल देता है। जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं रह पाती है। तो पहला रूल क्या कहता है इसका, नंबर 1, जैसे हम कहते हैं, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग, पोजीशन अकॉर्डिंग टू लेंथ। पहला रूल है पोजीशन अकॉर्डिंग टू लेंथ। जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के कई एडजेक्टिव प्रयोग किए जाते हैं तो याद रखें उनकी, और एक ही डिग्री में है, वो सब पॉजिटिव डिग्री में है, तो याद रखें उनकी प्लेसिंग कैसे होगी, साइज के अनुसार। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शाई, स्मार्ट एंड रिच गर्ल। इसके 3 एडजेक्टिव दिए हैं, 4 एडजेक्टिव दिए हैं, ब्यूटीफुल, शाई, स्मार्ट और रिच। ऐसी स्थिति में जब ऐसी कंडीशंस हो, 3-4 एडजेक्टिव दिए हुए हों, तो उनको कैसे किस क्रम में रखें, तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द एडजेक्टिव। तो क्या होगा, शी इज शाई, सबसे छोटा वर्ड ये। फिर क्या है, रिच। फिर क्या है, स्मार्ट एंड ये होना चाहिए। ग्रामेटिकली ये हायर कंपटीशन में आते हैं और थोड़े से हायर लेवल पर, लेकिन कहीं पर भी आ सकते हैं। ये ग्रामेटिकली गलत है, ये ग्रामेटिकली सही है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आज से ध्यान रखना है चीज को। सेकेंड, सीक्वेंस। हो गए, सीक्वेंस का ध्यान रखें। मॉडिफायर जो है ना, सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी उनका अर्थ निकलेगा। नहीं तो उल्टा सीधा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, जो काम पहले है वो पहले होगा, फिर उसके बाद दूसरा काम कौन सा होगा, फिर तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा होगा। मैंने सुबह स्नान किया था, नाश्ता किया तो कपड़े पहनकर मैं ऑफिस गया था, गलत है। तुमने स्नान किया था, फिर कपड़े पहने थे, फिर नाश्ता किया था, तब आप ऑफिस गए थे। अगर हम ये बोल देते हैं मैंने सुबह स्नान किया था, नाश्ता किया था और कपड़े पहनकर मैं ऑफिस चला गया था, ये गलत है। सीक्वेंस करते, जो भी लॉजिकल सीक्वेंस है उसके अनुसार वो मॉडिफायर्स प्लेस किए जाने चाहिए। जैसे he was, he became exhausted, tired and bored. He became exhausted, tired and bored. गलत है। सबसे पहले क्या चीज होगी, आप बोर हो उस काम से। He became bored। फिर क्या है, जब बोर होते हैं तो आप थकते हैं, टायर्ड, और थकने की अंतिम पराकाष्ठा है एग्जॉस्टेड एंड एग्जॉस्टेड।
ये गलत है, ग्रामेटिकली ये सही है। इस प्रोग्राम में मत जाइए हाँ गलत, कोई बात नहीं, सब चलता है, नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं चलता है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, डबल नेगेटिव अभी बताया था मैंने। डबल नेगेटिव, this is third one. I don't never go swimming in winter. Double negative. This is wrong. अभी तो टीचर वाला दिया था आपको, द टीचर forbade the students not to make a noise. The teacher forbade the students not to make a, forbade अपने आप में मना करना है, नेगेटिव हो गया तो इस नोट की जरूरत नहीं थी। डबल नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग दे देगा, मीनिंग का इंटेंशन क्या है हमारी, नेगेटिव देने थी, और डबल नेगेटिव अगर हमने कर दिया तो क्या हो गया, तो वो मीनिंग ही बदल गया उसका, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में आ गया। तो बी केयरफुल ऑफ डबल नेगेटिव। नेक्स्ट, इनकरेक्टली रिटन। अभी आपका ग्रामर शुरू होना है, बस एक दो चैप्टर और इस तरह की, फिर ग्रामर की गहराइयों में जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हम कई बार सोच लेते हैं समझ गया होगा, रीडर समझ गया होगा कैसे भी लिख दीजिएगा, नहीं, रीडर वो समझेगा जो तुम लिखोगे। रीडर को पता नहीं था कि आपकी इंटेंशन क्या है, रीडर तो आपकी राइटिंग से समझेगा कि आप कहना क्या चाह रहे थे। कई बार इतना कंफ्यूजन हो जाता है सेंटेंस के, आपको वहां पर पता ही नहीं चलता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, उसकी सेंस ही नहीं बन पाएगी। जैसे ये देखिएगा, व्हेन ही वाज 4 years old, the boy's father died. When he was 4 years old. जब वो 4 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया था। अब आप कहोगे इतना भी समझ सकते, 4 साल का तो बच्चा ही हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर ही का ये पता नहीं ही कौन है, या तो यहां पर लिख के व्हेन द चाइल्ड वाज 4 years old, क्या लिखेंगे, चाइल्ड लिखेंगे ही की जगह। अब ही में तो फादर भी है और ये भी है, तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए आपको तो क्या लिखना पड़ा, व्हेन द बॉय, ही की जगह क्या हो जाएगा, व्हेन द बॉय वाज 4 years old, the boy's father died, या his father died। यहां पर his भी आ सकता है, यहां पर child भी आ सकता है, फिर इसके फिर ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, misplaced clothes। कई क्लोज होते हैं, कई फ्रेज होते हैं, उनको हम जहां करते हैं वहीं कर देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, गलत है। देखिएगा, ही ब्रॉट द बुक फॉर
his mother which he purchased from Delhi. अब बोलो कहेंगे यार समझ में तो आ रहा है, वो अपनी माँ के लिए किताब लाया था जिन्हें दिल्ली से खरीदी थी, समझ में तो आ गया। लेकिन अगर आपकी राइटिंग के अनुसार, हम इसके अनुसार अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसमें तो ये हो रहा है कि आपने माँ खरीदी दिल्ली से। ये विच किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए। ये रही बुक, विच है यहां पर। रूल क्या कहता है कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन एकदम साथ साथ होने चाहिए। एंटीसीडेंट माने वो नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन जो उसके लिए प्रयोग किया गया है। यही वह लड़की है जिसने, ये जिसने क्या है, लड़की के तुरंत बाद आना चाहिए। यही वह लड़की है जिसको एकदम इसके बाद आना चाहिए। यह लड़के जिसके पिताजी, भाई, एकदम उसके नाउन के तुरंत बाद प्रयोग किया जाना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं तो सारा मामला उटपटांग हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है? ही बॉट द बुक फॉर हिज मदर विच ही परचेज फ्रॉम। अब ये विच ऐसा लग रहा है मां के लिए यूज हुआ है, जबकि विच जो है ना बुक के लिए था। उसने बुक खरीदी दिल्ली से। अब बुक कहां है, विच कहां है, ये सारा टोटल गलत है। ग्रामेटिकली मैंने क्या कहा कि देखिए स्पोकन में सब कुछ चल जाता है और पढ़ाने वाले भी चलता है, ये नहीं आएगा। जब कुछ आंसर नहीं मिलता कहते ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, भी होना चाहिए, आई डोंट नो, कल बताऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखें। तो क्या होगा इस क्लोज को? ही ब्रॉट, ये जो क्लोज है ये यहां जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहना, डाउट मत करना मेरे ऊपर। ही ब्रॉट फॉर हिज मदर क्या? द बुक विच। बुक और विच साथ साथ रहने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या था? मिसप्लेस, हाँ मिसप्लेस क्लोज। नेक्स्ट हो गया, समझ में आ गया आपके, मेरा ख्याल है। नेक्स्ट है मिसप्लेस वर्ड। ये तो क्लोज था, ये वर्ड, एक शब्द ही जो है ना मिसप्लेस कर दिया। मिसप्लेस वर्ड, कुछ शब्द भी हम जहां होने चाहिए वहां न रख के हम कहीं पर भी कर देते हैं। हाँ, मिसप्लेस फ्रेज में एक और देखेगा, एक और आया फ्रेज में बड़ा इंटरेस्टिंग। ही वॉज टॉकिंग विद द लेडी, with the lady with a pipe in his mouth। वह एक महिला से बात कर रहा था मुंह में सिगार लिए हुए। अब ऐसा लगता है लेडी के मुंह में सिगार था, जबकि ये मेंट फॉर मैं ही, उसके लिए he was talking, ये क्लोज जो है ना उठकर यहां आएगा। he was talking with a pipe in his mouth with the lady। इसको इसी के साथ कनेक्ट करिए तब आगे बढ़ जाएगा। देखो और आगे चलेंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का तो एक पैराग्राफ के सिर्फ 2 सेंटेंस होते हैं। कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, 2 ही सेंटेंस होते हैं, हद से 3 होंगे। अगर 2 सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ हो जाता है। व्हाट इज राइटिंग? जब हम कराते हैं राइटिंग, अभी कराएंगे बाद में, देखते हैं कितना चलता है ये। व्हाट इज राइटिंग? एक सेंटेंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कला को राइटिंग कहते हैं। मैं आपको सेंटेंस दे सकता हूं यहां से और यहां पुलिस को फायदा दूंगा इसी बैच में, और आप सही करेंगे उसको, चाहे रीडर को ये पता है या नहीं पता, हमें इसका मतलब नहीं है। हमने एक सेंटेंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। 3 वर्ड के सेंटेंस को हम 3 पेज पर ले जाकर दिखाएंगे आपको। यही पढ़िए, शी वॉज गोइंग। अब इतना कहते ही कान खड़े हो गए आपके, कौन सर कहां जा रही थी? राइटिंग में कोई भी डाउट आप नहीं छोड़ते हैं।
राइटिंग इज लाइक सर्विंग टू द गेस्ट। मेहमान को जैसे खाना खिलाते हैं, राइटिंग एग्जैक्टली वही है। चाहे मेहमान अचार खाता है या नहीं खाता, हमें से मतलब नहीं, अचार हम रखेंगे जरूर अगर हमारे पास है। सारी चीज रखते हैं, सारी चीज रखते हैं ताकि मेहमान को कुछ मांगना ना पड़े। ऐसे ही रीडर को कुछ शक ना आ जाए, इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में भर देता है। ठीक वही चीज यहां पर मुश्किल हो जाती है। जब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तो फिर ये मिसप्लेस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस कॉमन हो जाता है। इससे बड़ा सावधान रहना। क्लियर? नेक्स्ट, मिसप्लेसमेंट ऑफ मिसप्लेस्ड वर्ड। अब ये देखिएगा, मिसप्लेस्ड वर्ड, कई बार वर्ड मिसप्लेस हुआ है पर ग्रामेटिकली नहीं, मीनिंग गलत हो गया। मीनिंग जो हमारी इच्छा थी देने की वो हट गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओनली आई टेक राइस। नेक्स्ट, आई ओनली टेक राइस। ये ओनली शब्द, ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हैं। अब कहना क्या चाह रहे हैं ये तो हमें आपकी ओनली से पता चलेगा। आप कहना ये चाह रहे हैं, बोल गए ये, तो हम तो ये समझेंगे क्या इसका, केवल मैं चावल खाता हूं। इस करते चावल घर में कोई और नहीं खाता है। दूसरा क्या आता है, मैं केवल चावल खाता हूं, यानी कि मैं चपाती नहीं खाता। दोनों के अंतर है। ओनली को आपने यहां यूज किया, किसका एडजेक्टिव बनाया, तो सिर्फ मैं। जब सिर्फ मैं होगा इसका अर्थ होगा अन्य कोई नहीं। यहां पे क्या है, ओनली किसका बना, आई टेक, आई टेक ओनली राइस। राइस का एडजेक्टिव बना है। मैं केवल चावल खाता हूं, यानी कि और कुछ नहीं खाता हूं। यहां सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, यहां ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है। तो दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन आपके कहने के इंटेंशन क्या है और देखिएगा, इसी को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए, ओनली आई टॉक टू हिम, ये पीओ में आया था एक बार, पीओ में आई टॉक टू हिम, आई ओनली टॉक्ड, ये जो कहते हो टू हिम, आई टॉक टू हिम ओनली। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर लिखिएगा ब्रैकेट में। उस टाइम बहुत पहले डिस्क्रिप्शन होता था कंपटीशन में। ओनली आई टॉक टू हिम, केवल मैंने उससे बात की थी, अर्थात किसी और ने बात नहीं की। नो वन एल्स टॉक्ड, नो वन एल्स टॉक्ड, किसी और ने बात की। यहां अगर ये सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्ट निकल रहा है। आई ओनली टॉक टू हिम, मैंने उससे सिर्फ बातचीत की थी और कुछ नहीं किया। अब ओनली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो आंसर भी वर्ब में ही निकलेगा। मैंने उससे सिर्फ बात की थी और कुछ नहीं किया, डिड नथिंग एल्स। यानी कि और कुछ नहीं किया। क्लियर? आई टॉक टू हिम ओनली, मैंने सिर्फ उसी से बात की थी, यानी किसी और से बात नहीं की। टू नो वन एल्स, तो ये छोटा सा चैप्टर था, मॉडिफाइड था। कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मेरा पर्पज क्या है कि मैं एक भी चीज ना छोड़ूं जो मैं आपको ना बताऊं। छूटेंगी कुछ चीजें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत उसमें वो लगता है, एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ जानना बाकी होता है, जानना पड़ता है, तब वो समझ में आएंगी। उनको मैं छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज साथ साथ चलती जाएंगी। ये छोटा चैप्टर आपका हो गया। कल हम लेंगे स्टाइल, और फिर दोनों का एक टेस्ट पेपर होगा। इन दोनों के ऊपर एक टेस्ट पेपर होगा, तब जाकर आपकी कंपटीशन की तैयारी होती है। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट पेपर नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। आप खुद ही देखिए, एक क्रिकेटर जिन्हें 100 वनडे खेल लिए,
100 T20 खेल ली, 50 टेस्ट मैच खेल लिए, फिर भी वो प्रैक्टिस के लिए आता है। जब सीरीज शुरू होती है फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसको। तो प्रैक्टिस चलती रहती है, तब जाकर ये आपके बढ़ आएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन पूछ लेता हूं, छोटा सा ही है, जीके का आ गया दिमाग में जीके का क्वेश्चन आ गया। पता नहीं आप इंटरेस्टेड है नहीं, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1987 में 1857 में जो स्पाई म्यूटनी हुई थी, जो सैनिक क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, वो असफल हो गई थी, वो बात दूसरी है। उसके बाद के परिणाम क्या हुए थे? 1857 की सैनिक विद्रोह क्रांति के बाद के परिणाम क्या हुए थे? ये जीके का क्वेश्चन दिमाग में आया, मैंने आपसे पूछ लिया। अक्सर मैं ज्यादातर क्वेश्चन पूछा करता हूं इंग्लिश की बाबत ही, ग्रामर की बाबत ही। चलो ये आ गया, हम चाहेंगे कल इसका आप रिप्लाई करें। और थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।